अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल। पेशे खिदमत है नया मुहिमाती नावल एलन्स वाइफ, मुसन्निफ राइडर हैगर्ड, मुतरजम मजरुल हक अलवी। एपिसोड 1। इब्तदाई हालात। अपने इंतकाम से कुछ देर या शायद चंद घंटों पहले मशहूर शिकारी एलन क्वार्टरमैन ने अपना आखिरी रोज़नामचा मुकम्मल कर लिया। अपने इसी रोज़नामचे के आखिरी सफ़ा में क्वार्टरमैन ने अपनी बीवी का जिक्र किया है, जिसके इंतकाल को इस वक्त एक अरसा गुजर चुका था। इसके अलावा क्वार्टरमैन ने अपनी मुहिम की अक्सर व बेशतर दास्तानों में अपनी पहली हसीन व जमील और मोहब्बत करने वाली बीवी की तरफ मुबहिम से इशारे किए हैं, और साथ ही साथ ये भी अक्सर लिखा गया है कि उसने अपनी पहली बीवी की दास्तान एक अलग मुसव्विदे में मुकम्मल तौर पर लिख दी है। मेरा नाम एलन क्वार्टरमैन है और मैं एक ईसाई मुबल्लिग का बेटा हूँ। मेरे वालिद ऑक्सफोर्डशायर में एक इलाके के नायब पादरी थे। मेरे वालिद जब इस ओहदे पर फायज हुए तो उनकी शादी को कई बरस गुजर चुके थे। मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। उस वक्त चूंकि मेरा लड़कपन था, इसलिए मुझे अपने घर का धुंधला सा खाका याद है। ये एक भूरे रंग की कदीम और खासी वसी और रीज़ इमारत थी। हमारा घर शाहरा के करीब ही था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे घर के सेहन में एक काफ़ी बुलंदो बाला दरख्त खड़ा हुआ था, जो इस कदर बूढ़ा था कि उसका तना अंदर से खोखला हो गया था। चुनाचे हम लोग आंख मचोली खेलते वक्त दरख्त के खोखले तने में छुप जाया करते और खुश हो लेते। मुझे ये भी याद है कि हम चारों भाई एक कमरे में सोया करते, और जब हम अपने बिस्तर में दुबक जाते तो मेरी वालदा हमारे माथे चूमने और हमें शब्बा खैर कहने ज़रूर तशरीफ़ लाती। मुझे ये भी याद है कि मेरे पलंग के सरहाने और मेरे सर के ऐन ऊपर दीवार में से एक अजीब तरह का शहतीर बाहर को निकला हुआ था। उस शहतीर से मुझे खौफ आता था। रात के वक्त आंखें बंद करने से पहले मैं उस शहतीर की तरफ देखता तो मुझे फरेरी सी आ जाती। एक दफ़ा मेरे सबसे बड़े भाई ने मेरे दोनों हाथ बांधकर मुझे उस शहतीर से लटका दिया था। याद नहीं आ रहा कि ये सज़ा मुझे कौन सी शरारत की दी गई। हमारे इस कदीम घर के मुतल्लिक मुझे बस इतनी ही बातें याद हैं। एक अरसा हुआ हमारा वो घर ज़मीन दोज़ हो गया, वरना मैं उसे देखने ज़रूर जाता, क्योंकि उस घर से मेरी बहुत सी खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। हमारे मकान से ज़रा आगे बढ़कर और लंबे सड़क एक और वसी और रीज़ हवेली थी, जिसका फाटक आहनी था। उस फाटक के दाएं बाएं 2 सतून थे और हर सतून पर पत्थर का एक एक शेर बैठा हुआ था। ये शेर ऐसे भयानक और बदनुमा थे कि मैं उन्हें देखकर डर जाता। बाहर खड़े होकर और फाटक की आहनी सलाखों में से झांककर उस हवेली को बखूबी देखा जा सकता था, जो उदास और खामोश सी नजर आती। उस हवेली पर अजीब वीरानी से बरस रही थी। उस हवेली का नाम हॉल था और उसमें कार्सन साहब रहते थे। एक क्रिसमस के मौका पर हम बच्चों को उस हवेली में बुलाया गया, क्योंकि वहाँ क्रिसमस का दरख्त लगाया गया था। हवेली में बड़ी धूम से ये त्यौहार मनाया जा रहा था। बड़ी दावत का एहतमाम था। बहुत से लोग इस दावत में शिरकत कर रहे थे और हवेली के मुलाजिम सुरख सुरख वर्दियाँ पहने इधर उधर भाग रहे थे। कमरे ताम में, जिसकी दीवारों पर शाह बलोत के तख्ते लगे हुए थे, क्रिसमस का दरख्त रखा हुआ था और खुद कार्सन साहब उस दरख्त के सामने खड़े हुए थे। कार्सन साहब का कद लंबा, जिस्म कसा हुआ और रंगत झुलसी हुई थी। कार्सन साहब बड़े मिलनसार, ठंडे मिजाज के और खामोश तबा इंसान थे, और उस वक्त उन्होंने अपने सीने पर बहुत से तमगे आवेज़ां कर रखे थे। हम लोग उन्हें बूढ़ा समझते, लेकिन हकीकत ये है कि उस वक्त उनकी उम्र 40 से ज़्यादा न होगी। कार्सन साहब ने अपनी जवानी में दूर दराज के सफ़र किए थे और वो एक मशहूर सयाह तस्लीम किए जाते। जिस ज़माने का हाल मैं कलमबंद कर रहा हूँ, उससे कोई 5-6 बरस पहले कार्सन साहब ने एक हिस्पानवी लड़की से शादी कर ली। कार्सन साहब की बीवी चूँकि कैथलिक थी, इसलिए वालिद साहब उसे अकीदत से पौप परस्त कहा करते। मिसेस कार्सन का हुलिया मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है और मैं उसका सरापा मुकम्मल तौर से बयान कर सकता हूँ। कार्सन साहब की बीवी हैरत अंगेज़ हद तक हसीन थी। उसका कद नाटा और बदन भरा भरा था। रंगत ऐसी थी जैसे किसी ने दूध में शफक घोल दी हो। चेहरा किताबी, आंखें बड़ी बड़ी और सयाह, बाल काली घटा की तरह और दांत मोतियों के से चमकदार। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलती थी, लेकिन बदेसी लबो लहजा में। मेरा ख्याल है कि मैं बचपन में भी मज़हक़ाखेज़ मालूम होता था, और उस वक्त भी मेरे बाल इसी तरह खारपुश्त के कांटों की तरह खड़े ही रहा करते, जिस तरह के अब रहते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी वालदा ने एक पेंसिल स्केच बनाया था, जिसमें मेरी ही खसूसियत नुमाया थी। बहरहाल
जब मैं अपने भाइयों के साथ क्रिसमस मनाने हवेली में गया और उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें क्रिसमस का दरख्त लगाया गया था, तो मिसेस कार्सन ने घूमकर अपनी से और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा। चंद सानियों तक वो मेरी तरफ देखती रही और फिर उसने अपने करीब खड़े हुए बदेसी नजर आते हुए एक तवीलुल कामत शख्स के कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रख दिया और कहा, भैया, इस मज़हका खेज बच्चे को देखा तुमने? अरे यही जिसकी भूरी भूरी आंखें हैं। किस कदर अजीब मालूम होता है ये लौंडा। इसके बाल कैसे हैं, क्या कहोगे तुम? हाँ, बिल्कुल घिसे हुए बुरश जैसे। छी, अजीब है ये लड़का तो। उस तवील कामत और बदेसी शख्स ने, जिसे मिसेस कार्सन ने भैया कहा था, घूमकर मेरी तरफ देखा, अपनी मूंछों को ताव दिया और मिसेस कार्सन का हाथ पकड़कर मेरे बालों पर फेरने लगा। मिसेस कार्सन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए सरगोशी में कहा, सबके सामने नहीं, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ो ना। वो देखो, थॉमस खा जाने वाली नज़रों से हमारी तरफ देख रहा है। थॉमस उस औरत के शौहर यानी कार्सन साहब का नाम था। मैं चूंकि ज़रूरत से ज़्यादा ही शर्मीला था, इसलिए इस वाक़े के बाद मैं एक कुर्सी के पीछे दुबक गया और वहाँ से नन्ही स्टेला को देखता रहा, जो कार्सन साहब की तनहा औलाद थी। स्टेला उस वक्त सेंटा क्लॉज बनी हुई थी और क्रिसमस के दरख्त से तोहफे तोड़ तोड़ कर दूसरे बच्चों में तकसीम कर रही थी। चूंकि वो सेंटा क्लॉज बनी हुई थी, इसलिए उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर रुई की सफ़ेद दाढ़ी लगा रखी थी। स्टेला की आंखें गजाली और बेहद पुरकशिश थीं। आखिरकार तोहफा कबूल करने की मेरी बारी आई और अभी थोड़ी देर पहले मिसेस कार्सन जिस तरह मुझ पर हंसी थी और मुझे मज़का खेज कहा था, इसके पेश नज़र ये अजीब इत्तेफाक था कि जो तोहफा मुझे मिला वो एक बंदर था। ये मज़का खेज बंदर जो गहरे कथई रंग का था, क्रिसमस के दरख्त की एक निचली टहनी से लटक रहा था। स्टेला ने उसे तोड़कर मुझे देते हुए कहा, ये लो एलन क्वार्टरमैन, ये है हमारी तरफ से बड़े दिन का तोहफा। जब उसने वो तोहफा देने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके ढीले लिबास की आस्तीन, जिस पर सितारे टंगे हुए थे, एक सुलगती हुई मोमबत्ती पर जा पड़ी और सुलग उठी। ये मैं नहीं जानता कि उसकी आस्तीन ने यकायक किस तरह आग पकड़ ली। बहरहाल शोला उसकी आस्तीन को राख बनाता उसके हलक की तरफ लपका। स्टेला बुतसी बन गई। गालिबन खौफ ने उस पर सख्ता तारी कर दिया। करीब खड़ी हुई औरतें चीखने लगीं, लेकिन जहाँ थी वहीं खड़ी रहीं। लेकिन उन्होंने स्टेला को बचाने की कोशिश ना की। मैं समझता हूँ कि बचपन ही से दूसरों की मदद करने की जबिल्लत या मादा मेरी ज़ात में मौजूद था। मैं बेचैन होकर स्टेला की तरफ दौड़ पड़ा और ख़ुद अपनी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर अपने नंगे हाथों से आग बुझा दी। नतीजा ये हुआ कि मेरे दोनों हाथ कलाइयों तक बुरी तरह से झुलस गए और कई दिनों तक उन पर पट्टियाँ बंधी रहीं। लेकिन स्टेला शुक्र है कि जलने से बच गई। अलबत्ता बाद में उसके हलक पर एक आबला पैदा हो गया था और बस। चुनाचे हवेली में क्रिसमस का बस यही वाक़या मुझे याद है। बाद के वाक़यात मुझे कतई याद नहीं, लेकिन आज भी कभी कभी मैं नन्ही स्टेला का हसीन चेहरा और उसकी आंखों में खौफ और दहशत देख लेता हूँ, क्योंकि आग जब उसके हलक की तरफ बढ़ रही थी तो उसकी आंखों से अजीब दहशत और खौफ अय्यां था और स्टेला को अपनी मौत का यकीन हो चुका था। और मुझे कहना पड़ता है कि उसकी ज़िंदगी मैंने बचाई और ये मेरा एलन क्वार्टरमैन का पहला कारनामा था। हाँ, मैंने खुद अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस लड़की को मौत के मुंह से घसीट लिया, जो आगे चलकर मेरी बीवी बनने वाली थी। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी का दूसरा वाक़या जो मुझे अच्छी तरह से याद है वो ये है कि मेरी वालदा और तीनों भाई सख्त बुखार में मुब्तला हो गए। बाद में मालूम हुआ कि ये बुखार एक जहर की वजह से था। किसी शरीर ने एक मुर्दा बकरी हमारे घर के कुएं में फेंक दी, जिसकी वजह से कुएं का पानी जहरीला हो गया और उसका जहर मेरी वालदा और तीनों भाइयों को चढ़ गया। ये गालिबन उन्हीं दिनों का वाक़या है जब मेरी वालदा और तीनों भाई बिस्तरे अलालत पर पड़े हुए थे कि एक दिन कार्सन साहब हमारे घर तशरीफ़ लाए। मौसम सर्द था, आतिशदान में आग जल रही थी और मैं आतिशदान के करीब बैठा पेंसिल हाथ में लिए खुदा जाने क्या लिख रहा था कि वालिद साहब अपनी कमर के पीछे हाथ बांधे कमरे में टहल रहे थे और आप ही आप कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी बीवी और बच्चों के सेहतयाब होने की दुआ मांग रहे थे। ऐन उसी वक्त एक मुलाजिम ने कमरे में आकर वालिद साहब को इतला दी कि एक साहब दरवाजे पर खड़े हैं और फ़ौरन वालिद साहब से मिलना चाहते हैं। कार्सन साहब हैं, मुलाजमा ने, जो उस वक्त कमरे की सफाई करने आई थी, कहा, और आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बुलाओ, मेरे वालिद ने थकी हुई आवाज़ में कहा। चंद सानियों बाद ही कार्सन साहब कमरे में दाखिल हुए तो मैं उन्हें देखकर सहम गया। उनका रंग सफ़ेद हो रहा था, चेहरे के नकूश निहायत डरावने हो गए थे और उनकी आंखों से शोले से निकल रहे थे। क्वार्टरमैन, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि बड़े बेवक्त आया हूँ तुम्हारे पास, कार्सन साहब ने कहा।
उनकी आवाज़ भी बदली हुई थी। लेकिन कल मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये बेहद ज़रूरी है। एलन को बाहर भेज दूँ? मेरे वालिद ने मेरी तरफ इशारा करके पूछा। नहीं, बैठने दो इसे, कार्सन ने कहा। यह अभी बच्चा है, चुनाचे हमारी बातें समझ ना पाएगा। और ये हकीकत है कि मैं उस वक्त अपने वालिद और कार्सन साहब की गुफ्तगू समझ ना सका, लेकिन उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ मुझे याद रह गया और अब भी याद है। और बाद में जब मैं बालिग हो गया तो उसका मतलब भी मुझ पर वाज़ेह हो गया। पहले ये बताओ कि वो कैसी हैं, क्वार्टरमैन? कार्सन साहब ने कहा और कमरे की छत की तरफ इशारा किया। उस छत के ऊपर मेरी वालदा और भाइयों का कमरा था। मेरी बीवी और 2 बच्चों के बचने की कोई उम्मीद नहीं, वालिद साहब ने एक आह भर कर जवाब दिया। अलबत्ता तीसरे बच्चे के मुतल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, जो खुदा की मर्जी। हाँ, खुदा की मर्जी के आगे किसी को दम मारने की जरूरत नहीं, कार्सन साहब ने कहा और फिर चंद सानिए के तवक्कुफ के बाद बोले। अच्छा क्वार्टरमैन, अब सुनो जो मैं कहने आया हूँ। मेरी बीवी फरार हो गई है। फरार हो गई है? वालिद साहब ने हैरत से कहा। अपने उस बदेसी चचाजाद भाई के साथ जिसे वह भैया कहती थी। वो एक रुक्का छोड़ गई है, जिससे पता चलता है उसे अपने भैया से मोहब्बत थी और ये कि उसने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। तो फिर उसने तुमसे शादी क्यों की? महज इसलिए कि वह मुझे एक अंग्रेज़ नवाब और लखपति समझे हुए थी। बहरहाल उसने मेरी बहुत सी दौलत और जायदाद भी ख़त्म कर दी और जब मेरे पास कुछ ना रहा तो मुझे छोड़कर चली गई। स्टेला को भी ले गई अपने साथ? वालिद साहब ने पूछा। नहीं, वो अपनी नई जिंदगी का आगाज़ तन्हा ही करना चाहती है। चुनाचे खुशकिस्मती से स्टेला को मेरे पास ही छोड़ गई है। अब क्या इरादा है तुम्हारा? उसकी तलाश में जाओगे? वालिद साहब ने पूछा। कार्सन साहब हंसे, तल्ख जहरीली हंसी। तलाश में जाऊंगा? वो बोले। मैं उसकी तलाश में क्यों जाने लगा क्वार्टरमैन? मैं उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहता। मैंने उस पर एतबार किया और उसने मुझे धोखा दिया। जाने दो उसे जहाँ जाए, मुझे उसकी क्या परवाह। लेकिन क्वार्टरमैन, मैं भी जा रहा हूँ। उससे मेरी तबीयत सैर हो गई। बेशक बेशक, वालिद साहब ने कहा, लेकिन फिर किसी ख्याल से चौंक कर पूछा। कार्सन, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि? नहीं क्वार्टरमैन, मेरा मतलब खुदकुशी से नहीं है। मौत अपने वक्त पर आएगी और मैं समझता हूँ कि मेरी मौत ज़्यादा दूर अब नहीं रह गई। तो फिर मैं इस मुहज़्ज़ब दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर जंगलों में चला जाऊँगा ताकि हम अपनी ज़िल्लत और रुसवाई को दफन कर सकें। कहाँ जाओगे? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। अलबत्ता ये ज़रूर जानता हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ सफ़ेद फाम ना होंगे, हमारी ये नाम निहाद तहजीब ना होगी। तुम पागल तो नहीं हो गए कार्सन? वालिद साहब ने कहा। ऐसी जगह तुम जिंदा किस तरह रहोगे? स्टेला को तालीम किस तरह दिलवाओगे? कार्सन, मर्द बनो और जो कुछ बीत गई है उसे बर्दाश्त कर लो। क्वार्टरमैन, मैं मर्द ही बनूंगा और जो कुछ बीत चुकी है और जो कुछ बीतेगी उसे बर्दाश्त भी करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। क्वार्टरमैन, स्टेला की परवरिश अब एक दूसरे माहौल में होगी और अगर मुमकिन हुआ तो स्टेला अपना ख़ानदानी नाम भी भूल जाएगी। खुदा हाफिज़ मेरे दोस्त, खुदा हाफिज़ और अलविदा। मुझे तलाश करने की कोशिश न करना। आज से मैं तुम्हारे लिए और मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए मर चुका। और कार्सन साहब चले गए। इस शख्स का दिमाग चल गया है, वालिद साहब बुड़बुड़ाए। शिद्दत गम से इसका दिल उलट गया है, लेकिन एक दिन वो अपने इस फैसले को याद करके अफसोस करेगा। ऐन उसी वक्त तीमारदार नर्स बेहद घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई और वालिद साहब के कान में कुछ कहा। वालिद साहब का रंग सफ़ेद हो गया। वो लड़खड़ा गए और गिरने से बचने के लिए अपने दोनों हाथ करीब रखी हुई मेज़ पर टिका दिए और फिर लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गए। मेरी वालदा का आखिरी वक्त आ गया था। इसके चंद दिनों बाद, मुझे ठीक से याद नहीं कि कितने दिनों के बाद, वालिद साहब मुझे हाथ से पकड़कर ऊपरी मंजिल के एक बड़े कमरे में ले गए जो वालदा की ख्वाबगाह थी। और उस दिन मेरी वालदा बिस्तर पर नहीं बल्कि ताबूत में लेटी हुई थी। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। उनकी आंखें बंद थीं और सीने पर ताज़ा फूल रखे हुए थे। कमरे की दीवार से लगाकर 3 नन्ही नन्ही चारपाइयाँ रखी हुई थीं। उन पर सफ़ेद चादरें बिछी हुई थीं और मेरे तीनों भाई तीनों चारपाइयों पर चित लेटे हुए थे। यूँ मालूम होता था जैसे वो तीनों गहरी नींद सो रहे हों। उनके सीने पर भी ताज़ा फूल रखे हुए थे। बेटे, मेरे वालिद साहब ने कहा, अपनी माँ और तीनों भाइयों को बोसा दो, क्योंकि अब तुम उन्हें कभी ना देख सकोगे। मैंने वालिद साहब के इस हुक्म की तामील की, हालांकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था। मैं नहीं जानता कि मेरा ये खौफ किस वजह से था। और फिर वालिद साहब ने खुद मुझे अपने सीने से लगाकर मेरा माथा चूम लिया।
हर चीज़ खुदा की भेजी हुई है और उसी की तरफ लौट कर जाने वाली है, वालिद साहब ने कहा। इसके बाद मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। वालिद साहब मुझे निचली मंजिल में ले आए। इसके बाद की यादें धुंधली हैं कि बहुत से स्यापोश लोग आए और 4 ताबूत हमारे घर से निकालकर कब्रिस्तान की तरफ ले गए। इसके बाद मुझे जो याद आता है समुंदर है और एक ज़बरदस्त जहाज़ है। मेरी वालदा और भाइयों के इंतकाल के बाद वालिद साहब इंग्लिस्तान में न रह सके और उन्होंने तर्के वतन करके जनूबी अफ्रीका चले जाने का फ़ैसला कर लिया। उन दिनों हमारी माली हालत मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर रहे होंगे और वालिद साहब की आमदनी का निसफ से ज़्यादा हिस्सा वालदा और भाइयों के इलाज मुआवजे और फिर तजहीज़ व तकफ़ीन पर खर्च हो गया। हम जहाज़ के उस हिस्से में सफ़र कर रहे थे जो सस्ते किराए के मुसाफिरों के लिए मखसूस होता है। इस सफ़र की बेआरामी और जहाज़ के मुलाजमों और हम सफ़रों का हमारे साथ काबिल एतराज़ सलूक मुझे अब तक याद है। खुदा खुदा करके ये तकलीफ़देह सफ़र ख़त्म हुआ और हमने अफ्रीका के साहिल पर कदम रखा। इस मुल्क के जंगलों की खाक छानना और बहुत से कारनामे अंजाम देना मेरे लिए मुकद्दर हो चुका था। यही वो तारीख बर-ए-आज़म है जो मेरा वतन सानी बनने वाला था। जिन दिनों का हाल मैं कलम बंद कर रहा हूँ, उस वक्त अफ्रीका में हमारा तमद्दुन पूरी तरह से ना पहुँचा था और तहजीब अपनी जड़ें मजबूत न कर पाई थी। मेरे वालिद अफ्रीका में घुसते चले गए और उस मुकाम के करीब जहाँ आज किरदूक आबाद है काफिरों के दरमियान मुकीम हो गए और मुबल्लिग की खिदमात अंजाम देने लगे। यही वो मुकाम है जहाँ मैं सने ब्लॉक को पहुँचा। हमारे मुस्तकर के अड़ोस पड़ोस में चंद बोयर आबाद थे और फिर रफ्ता रफ्ता हमारे मुस्तकर के आसपास चंद और सफ़ेद फार्म आकर बस गए और इस तरह वहाँ सफ़ेद फार्मों की एक छोटी सी नौ आबादी कायम हो गई। उन लोगों में एक शराबी लोहार और एक दूसरा शख्स जो छकड़ों के पहिए बनाया करता था बेहद दिलचस्प थे। जब ये लोग नशे में ना होते तो लोहार स्कॉटलैंड के शायर बर्न की नज़में मुझे सुनाया करता और पहिए बनाने वाला किताब खोलकर देवमाला की दास्तानें सुनाया करता। उसी शख्स से मैंने अपना तर्ज तहरीर सीखा। जो थोड़ी बहुत तालीम मैंने हासिल की अपने वालिद साहब से हासिल की। बुनियादी किताबों से मुझे कुछ सीखने का मौका ना मिला क्योंकि वालिद साहब को इतनी फुर्सत ही ना थी कि वो किताब लेकर सिखाते। इसके अलावा कुदरत की तरफ से मुझे ख़ास अतिया मिला था और वो ये कि मुझे कुदरत और इंसानों के तौर तरीक़ों के मुताले का शौक़ था। यही वजह थी कि अभी मेरी उम्र 20 साल की ही थी कि मैं डच ज़ुबान के अलावा काफिरों की 3-4 बोलियाँ बड़ी रवानी से बोलने लगा और मैं समझता हूँ कि पूरे जनूबी अफ्रीका में कोई ऐसा शख्स ना था जो अफ्रीकियों के तौर तरीक़ों और उनके रस्म व रिवाज को मेरी तरह मुकम्मल समझ सकता। इसके अलावा मैं उम्दा निशानेबाज और माहिर तरीन शाह सवार था और सख्त ज़िंदगी का आदी और बड़ा ही सख्त जान। मैं दुबला पतला और पस्त कामत हूँ और उस वक्त भी था, लेकिन थकना तो जैसे जानता ही ना था। मैं तंग दस्ती, ख़तरात, तकालीफ और मौसमों की ज़्यादतियों को बड़ी शान से बर्दाश्त कर लेता और अगर आप इसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना ना कहें तो मैं कहूँगा कि पूरे अफ्रीका में एक भी शख्स, ख्वाह वो सफ़ेद फार्म हो या अफ्रीकी, ऐसा नहीं है जो मुझ जैसी कुव्वत बर्दाश्त का हामिल हो, क्योंकि उस वक्त तो मैं नौजवान था। वालिद साहब कई दिनों से अलील थे और मैं उनके करीब बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि वालिद साहब को यकायक अपने वतन ऑक्सफोर्डशायर और मेरी वालदा याद आ गई। अब वालिद साहब अपनी बीवी और मेरी वालदा के मुतालिक बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो आज तक अपनी बीवी को भूले नहीं हैं। अपनी बीवी की याद न सिर्फ उनके दिल में मौजूद थी बल्कि ताज़ा भी थी और उन्होंने कहा वह बहुत जल्द अपनी बीवी के पास चले जाएंगे। चुनाचे वो खुश थे कि अपनी प्यारी बीवी के पास जाने का वक्त बहुत करीब था और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें हमारे पड़ोसी कार्सन साहब याद हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से, मैंने जवाब दिया। खुदा जाने कहाँ चला गया वो शख्स और खुदा जाने कार्सन और उसकी बेटी जिंदा भी हैं या नहीं, वालिद साहब ने कहा। बहरहाल मैं तो उन दोनों से अब कभी ना मिल सकूँगा, लेकिन एलन, ये ज़िंदगी बड़ी चीज़ है जिसमें इत्तफाकात खासा बड़ा किरदार अदा करते हैं। चुनाचे हो सकता है कि तुम्हारी मुलाकात कार्सन और उसकी बीवी स्टेला से हो जाए। अगर कभी उन दोनों से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो कार्सन से मेरा सलाम कहना और स्टेला को दुआएं। इसके बाद मैं वालिद साहब के पास से उठ आया। उन दिनों काफिर चोरों ने बड़ी लूटमार मचा रखी थी। वो रातों को चुपके से आते और हमारी भेड़ें वगैरह चुरा ले जाते। चुनाचे मैं रातों को बहुत कम सोता और कराल के गिर्द पहरा दिया करता ताकि उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ लूं। रात को पहरा देने की मेरी इसी आदत से काफिरों ने मुझे वो लक़ब दिया जो बाद में पूरे अफ्रीका में मशहूर हो गया और मेरा ये अफ्रीकी नाम है मैकोमेज़न, जिसका मतलब है पासबान शब। खैर, तो उस शाम जिसका जिक्र कर रहा हूँ मैंने अपनी बंदूक उठाई और जाने के लिए उठा, लेकिन वालिद साहब ने मुझे अपने करीब बुलाया और मेरा माथा चूम कर कहा, खुदा तुम्हारा हाफिज़ और नासिर हो मेरे बेटे।
अपने बूढ़े बाप को भूल ना जाना। खुदा करे कि तुम्हारी ज़िंदगी आराम और सुकून से बसर हो और तुम्हें दुनिया की तमाम मुसर्रतें मुयस्सर आएँ। मुझे याद है उस वक्त वालिद साहब का लहजा मुझे कुछ अजीब सा मालूम हुआ, लेकिन मैंने इसकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान ना दिया। मैं चला आया और रात भर कराल के गिर्द बंदूक लिए पहरा देता रहा, लेकिन उस रात एक भी चोर ना आया। चुनाचे पोप हटने से कुछ देर पहले मैं मुस्तकर की तरफ वापस लौटा। जब मैं मुस्तकर के करीब पहुंचा तो ये देखकर दम बखुद रह गया कि बरामदे में वालिद साहब की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। पहला ख्याल मुझे ये आया कि कोई शराबी काफिर आकर इस कुर्सी पर बैठ गया होगा, लेकिन दूसरा ख्याल आया कि वालिद साहब ही कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए हैं। और ये वाकई वालिद साहब ही थे जो सो गए थे, कभी ना टूटने वाली अब्दी नींद सो गए थे। वालिद साहब की तजहीज़ व तकफीन से फारिग होने और मुस्तकर में नए मुबल्लिग का तकर्रुर हो जाने के बाद मैं अपने उस इरादे को जामे अमल पहनाने के मुतल्लिक सोचने लगा जो एक अरसे से मेरे दिमाग में परवान चढ़ रहा था और जिसने मुझे बेचैन कर रखा था। सने ब्लॉग को पहुंचते ही मेरा जी चाहा था कि मैं अफ्रीका के दूर दराज खित्तों का सफ़र करूं और नए नए मुकामात का खोज लगाऊं। चुनाचे मैंने इरादा कर लिया कि तजारती सामान लेकर ट्रांसवाल और फिर वहां से शुमाल की तरफ निकल जाऊं और जहां तक जा सकता हूं बढ़ता चला जाऊं। ये बड़ा ही खतरनाक सफ़र था। मुस्तकर में जो कुछ वालिद साहब का था और जो मुझे विरसे में मिला था वो सब कुछ मैंने फ़रोख्त कर दिया। अलबत्ता वो उम्दा छकड़े और 4 बैल मैंने अपने सफ़र के लिए बचा रखे। इन चीज़ों की जितनी भी कीमत वसूल हुई उससे मैंने तजारती मालो सामान, बंदूकें और कारतूस वगैरह खरीद लिए। उस ज़माने की बंदूकें ऐसी इब्तदाई शक्ल में थीं कि आज के ज़माने का शिकारी उन्हें हाथ लगाना भी पसंद न करे। इन बंदूकों के सहारे अफ्रीका के जंगलों में सफ़र करना तो खैर दूर की बात है, इसके बावजूद यही वो बंदूकें थीं जिनकी वजह से मेरा नाम अफ्रीका के इस सिरे से उस सिरे तक पहुंच गया। यही वो बंदूकें थीं जिनसे मैंने पेट भरने के लिए जानवरों का और अपनी जान बचाने के लिए इंसानों का शिकार किया और एलन क्वार्टरमैन से शिकारी क्वार्टरमैन बन गया। इनमें एक तो वो बंदूक थी जो रॉयर कहलाती थी। ये एक नामी बंदूक थी। इसमें मुट्ठी भर बारूद और 3 आउंस की गोली भरी जाती। इस रॉयर से मैंने कई हाथियों का शिकार किया है, लेकिन ये बंदूक खासी वजनी थी और जब वो चलती थी तो मैं इसका धक्का बर्दाश्त ना करके पीछे की तरफ लुढ़क जाता। चुनाचे मैं इस बंदूक को उसी वक्त इस्तेमाल करता जब इसके अलावा और कोई चारा ना होता। इस ज़ख़ीरे की सबसे उम्दा 12 नंबर की शॉटगन थी। ये 2 नाली बंदूक और उसका घोड़ा चकमाकी था। इसके अलावा चंद मस्कैट बंदूकें थीं जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये बंदूकें 70 गज तक भी बड़ी मुश्किल से मार कर सकती थीं। इस साजो सामान के अलावा मैंने अपने साथ 6 मुलाजिम और 2 घोड़े भी ले लिए। दोनों ही घोड़े मुझे यकीन दिलाया गया नमकीन थे, यानी अफ्रीका के वो जानलेवा अमराज इन पर असरअंदाज न हो सकते थे जो जंगलों में आम थे। मेरे काफिर मुलाजमों में एक बूढ़ा काफिर भी था जिसका नाम अंडा बाजम्बी था। अंडा बाजम्बी के मायने हैं आहनी ज़ुबान। ये लक़ब गालिबन उसे इसलिए दिया गया था कि उसकी आवाज़ करख्त थी। वो खुश बयान था और बगैर थके कई घंटों तक मुसलसल तकरीर कर सकता था। यह शख्स हैरत अंगेज़ खुसूसियात का मालिक था। करीबी कबाइल में वो एक अजीम विच डॉक्टर के तौर पर मशहूर था। ये वालिद साहब के इंतकाल से 2 बरस पहले का वाक़या है कि हमारा एक बैल कहीं गुम हो गया और मैं खुद उसकी तलाश में रवाना हुआ। मुस्तकर के इर्द गिर्द का इलाका मैंने दूर दूर तक छान मारा, लेकिन हमारा वो गुमशुदा बैल कहीं ना मिला। मैं मायूस हो चला था कि मुझे ख्याल आया कि चलते चलाते उस कराल का भी चक्कर लगा लिया जाए जहाँ काफिर मवेशियों की नस्ल बढ़ाते थे। ये कराल हमारे मुस्तकर से 50 मील के फासले पर था। मैं 50 मील का फासला तय करके उस कराल में पहुंचा के देखा कि हमारा बैल बाड़े में बंधा हुआ और महफूज था। कराल के सरदार ने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया और मेरी बड़ी खातिर मदारत की। वो रात मैंने उसी कराल के एक निस्बतन आरामदेह झोंपड़े में बसर की और दूसरे दिन सुबह मैं सरदार का शुक्रिया अदा करने और उसे रुखसत होने उसके बड़े झोंपड़े में पहुंचा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ सैकड़ों लोग, मर्द और औरतें सरदार के गिर्द बैठे हुए थे। वो सबके सब सर उठाए पुरशौक नज़रों से आसमान की तरफ देख रहे थे जहाँ बड़े डरावने अंदाज में तूफानी बादल मंडला रहे थे। सफ़ेद फाम, सरदार ने कहा, मुनासिब होगा तुम इस वक्त ना जाओ। क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो अजीब तमाशा देख लो जो हम देखने जा रहे हैं। कैसा तमाशा? मैंने फिर पूछा। हमारे यहाँ 2 विच डॉक्टर आपस में बिजलियों से जंग करने वाले हैं। सरदार? मैं समझा नहीं। और सरदार ने बताया कि अंडा बाजम्बी एक अरसा से इस कबीले का आला और तनहा विच डॉक्टर चला रहा था। हालांकि वो खुद उनके कबीले का फर्द न था, बल्कि उस इलाके में पैदा हुआ था जो अब ज़ूलू लैंड कहलाता है।
लेकिन अब सरदार के कबीले में एक दूसरा शख्स भी ऐसा पैदा हो गया था जो माफूकुल फितरत कुव्वतों का मालिक अंडाबाज अम्बी का रकीब और उस अजीम ओहदे का दावेदार था। अंडाबाज अम्बी के ये रकीब कोई और नहीं बल्कि खुद सरदार का बेटा था, जिसकी उम्र 30 बरस से ज़्यादा न थी। सरदार के बेटे की कुव्वतों और दावे ने अंडाबाज अम्बी को बेचैन और परेशान कर दिया और उन दोनों में चश्मक शुरू हो गई, जिसने रफ्ता रफ्ता एक झगड़े की सूरत इख्तियार कर ली। नतीजा ये हुआ कि दोनों विच डॉक्टरों ने एक दूसरे को चैलेंज किया कि आसमानी बिजली से आपस में जंग की जाए और फिर देखा जाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ये चैलेंज कबूल कर लिया गया और इस जंग के शराइत ये थे, दोनों विच डॉक्टर उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब तक कि एक अजीम तूफान बादे बारह फूट नहीं पड़ता, क्योंकि मामूली तूफान इस बरकी जंग के लिए काफ़ी ना था। और जब ये तूफान आएगा तो दोनों विच डॉक्टर एक भाला लिए उस खास मैदान में जहां अक्सर बिजलियों को गिरते देखा गया है, एक दूसरे से 50 गज के फासले पर जा खड़े होंगे और वहां खड़े होने के बाद हर रकीब का ये काम होगा कि वो गिरती हुई बिजली से ना सिर्फ अपने आप को बचा ले बल्कि उसे अपने रकीब की तरफ लौटा दे ताकि बिजली उसे जलाकर खाक कर दे। इस बर्कपाशी के बाद जो भी विच डॉक्टर जिंदा रहेगा वही अजीम और ज़बरदस्त कुव्वतों का मालिक तस्लीम किया जाएगा। ये अजीब जंग और अनोखा इम्तिहान था। चुनाचे शौक़े तजस्सुस से मजबूर होकर मैंने कराल के सरदार की दावत कबूल कर ली कि इस अजीब जंग और उसके नताइज देखकर ही जाऊंगा। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन तूफान ना आया। हालांकि मगरबी उफक पर काले बादल छा गए थे और हवा के झक्कड़ तूफान की आमद की इत्तला देते थे। दोपहर ढल गई और शाम के 4 बज रहे थे कि तूफान फट पड़ने के आसार नमूदार हुए। चुनाचे मैं सरदार और तमाशाइयों के जम्मे गफ़ीर के साथ कराल से निकला और मैदान जंग की तरफ चला। ये कराल एक टीले पर था और उस टीले के कदमों में से एक ढलान उस दरिया तक चली गई थी जो कराल से निस्फ मील के फासले पर बह रहा था। दरिया के उस तरफ के किनारे पर वह मुख्तसिर सा मैदान था जिसे कबीले वाले बिजलियों का प्यारा कहते थे। इसी मैदान में दोनों विच डॉक्टर अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए और तमाशाई यानी हम लोग टीले के करीब और उस मैदान से सिर्फ 200 गज दूर बैठ गए। और मैं समझता हूँ कि हम खतरे की हदूद से बाहर न थे, क्योंकि बिजलियों के गिरने के मुकाम और हमारे दरमियान कुछ ज़्यादा फासला ना था। हमें यहाँ बैठे ज़्यादा देर न हुई थी कि एक बार फिर मैं शौक़े तजस्सुस से बेताब हो उठा और मैंने सरदार से मैदान जंग का मुआयना करने की इजाज़त चाही। सरदार ने मुझे इजाज़त तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सरदार और कराल वालों पर आयद ना होगी। तुम फिक्र ना करो सरदार, बिजलियां सफ़ेद फार्म पर ना गिरेंगी, मैंने जवाब दिया। चुनाचे उठकर नीचे आया और उस मैदान का मुआयना करने लगा जो बकौल कराल वालों के बिजलियों का प्यारा था। मालूम हुआ कि यह मैदान आहनी था, यानी इस मैदान में पत्थरों की जो तह थी उसमें लोहे और फौलाद की किस्म की धातों के अज्जा कसरत से मौजूद थे। गालिबन यही वजह है कि जब बिजली उस मैदान पर चमकती या उस तरफ से गुजरती थी तो मैदान के फौलादी अज्जा की कशिश से टूट कर गिरती। उसी मैदान के दोनों किनारों पर हरीफ विच डॉक्टर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। अंडाबाज अम्बी का रुख मशरिक और उसके हरीफ का मगरिब की तरफ था। दोनों विच डॉक्टरों के कदमों में आग जल रही थी जिसमें किसी किस्म की खुशबूदार लकड़ियां जलाई जा रही थीं। इसके अलावा दोनों ने ही अपने पेशे का मुकम्मल तरीन लिबास ज़ेबे तन कर रखा था, यानी सांप की केचलियाँ, मछली के मसाने और पता नहीं क्या कुछ अला बला उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बंधी हुई थीं। इसके अलावा उनके गर्दनों में लंगूर के दांतों और इंसानों के हाथ की हड्डियों की मालाएं पड़ी हुई थीं। पहले मैं मैदान के मगरबी किनारे पर पहुंचा जहां कराल के सरदार का बेटा खड़ा हुआ था। उसने अपना भाला तेजी से बढ़ते हुए तूफान की तरफ उठा रखा था और बड़े जोश के आलम और बड़ी गूंजदार आवाज़ में वो तूफान और बिजलियों को बुला रहा था। आओ ए बिजलियों आओ और अंडाबाज अम्बी को चाट लो। ए देवता थूक मेरे रकीब पर बारिश की सूरत में। ए हवाओ यूं आओ कि अंडाबाज अम्बी को उड़ा ले जाओ। ए बिजलियों दिखा दो सबको कि कौन सच्चा और अजीम है। देखो इस सफ़ेद फाम अजनबी की नज़र में मुझे जलील न करना। सरदार का वो बेटा बार बार अपने चौड़े सीने पर कोई गलीज और बदबूदार मुरक्कब मल रहा था। उसके गीत से उकताकर थोड़ी देर बाद मैं पलटा और मैदान जंग को अबूर करके दूसरे किनारे पर पहुंचा जहां अंडाबाज अम्बी आग के सामने पालती मारे बैठा हुआ था। अंडाबाज अम्बी खामोश था, अलबत्ता उसके इशारे बड़े ही मरूब कुन और किसी को खौफजदा करने के लिए काफ़ी थे। वो चंद सानियों तक टिकटिकी लगाए मशरकी उफक की तरफ देखता जहां बादल का एक टुकड़ा भी ना था, और फिर वक्तन फवक्तन उफक की तरफ अपनी उंगली उठाकर किसी को, यकीनन तूफान और बिजलियों को, करीब आने का इशारा करता और फिर घूमकर अपना भाला अपने हरीफ की तरफ उठा देता
चंद सानियों तक मैं खामोशी से अंडाबाज अम्बी की तरफ देखता रहा। अजीब सूखा शख्स था जिसकी उम्र 50 साल से तजावुज कर चुकी थी। उसके हाथ हैरत अंगेज तौर पर पतले थे लेकिन पीतल के तारों की तरह मजबूत। उसकी नाक आम अफ्रीकियों के मुकाबले में सतवां थी, यानी बिल्कुल ही चपटी ना थी। और ये उसकी अजीब आदत थी कि जब वो बोलता तो अपना सर एक तरफ झुका लेता, तोते की तरह। उसकी आंखों से तमस्कर अय्यां था। चुनाचे इन तमाम खसूसियात ने मिलकर अंडाबाज अम्बी को अजीब मज़हका खेज बना दिया था। दूसरी हैरत अंगेज खसूसियत ये थी कि उसके सर के बाल तमाम तर स्याह थे और उनमें सिर्फ एक लट सफ़ेद थी। चंद सानियों के बाद मैंने उससे कहा, अंडाबाज अम्बी मेरे दोस्त, हो सकता है कि तुम अजीम विच डॉक्टर हो जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हो कि शफाफ उफ़क़ की तरफ इशारा कर रही हो, जबकि तुम्हारा हरीफ हकीकत में तूफ़ानों को ही बुला रहा है और उन्हें अपने असर में ले रहा है। सफ़ेद फाम हो सकता है कि तुम बहुत होशियार हो जैसा कि मैंने सुना, लेकिन तुम हर बात नहीं समझ सकते, अंडाबाज अम्बी ने अपनी अजीब आवाज़ में जवाब दिया। और फिर मैंने देखा कि उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। अंडाबाज अम्बी, मैंने कहा, लोगों ने तुम्हें आहनी ज़ुबान का खिताब दे रखा है, चुनाचे मुनासिब होगा कि तुम ज़रा अपनी ज़ुबान को तकलीफ़ दो, वरना मुमकिन है कि तूफ़ानों का देवता तुम्हारे इशारे समझ ना पाए। सफ़ेद फाम, मेरी ज़ुबान आहनी है और आसमानी आग लोहे पर ही गिरती है, और मेरी ज़ुबान आहनी है इसलिए मैं खामोश हूँ। मुबादा मेरी ज़ुबान बिजली को अपनी तरफ ही खींच ले। बोलने दो मेरे हरीफ को जितना बोलना चाहे, क्योंकि आज के बाद वो फिर कभी बोल ना पाएगा। वो वक्त करीब है जब मैं इसे जलाकर खाक कर दूंगा। देखो देखो सफ़ेद फाम, देखो। और उसने मशरकी उफ़क़ की तरफ अपनी उंगली उठा दी और मैंने उसकी उंगली की सीध में देखा। शफाफ मशरकी उफ़क़ पर मुट्ठी बराबर काला बादल नमूदार हो गया जो बड़ी सूरत से फैल रहा था। ये बड़ी अजीब और हैरत अंगेज़ बात थी। अफ्रीका में अक्सर ऐसा होता है कि दो मुख्तलिफ सिमतों से दो तूफ़ान बैक वक्त उठते हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और फिर उन दोनों का तसादुम हो जाता है। मशरकी बादल पूरे उफ़क़ पर छा गया और उस बादल की शक्ल ऐसी थी जैसे कोई दियो खड़ा हुआ हो। उसका सर भी था ये बड़ा, कंधे भी थे चौड़े चकले और दो टांगे भी थीं। ये तूफ़ानी बादल यूँ मालूम होता था जैसे कोई दियो आसमानी नीलाहटों में परवाज़ कर रहा हो। गुरूब होते हुए सूरज की किरणें मगरबी उफ़क़ पर छाए हुए बादलों के नीचे किनारे से निकल आईं और दरमियान के शफाफ आसमान को बूर करके उन सुरख और नारंगी शुआओं ने अंडाबाज अम्बी के दियो को अपने आगोश में ले लिया। उस दियोनुमा बादल का धड़ यूं मुनव्वर हो गया कि उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं, लेकिन उस दरख्शियां पटके के नीचे उसकी टांगें और ऊपर उसका सर अंधेरे में ही रहा। मैं उस दियोनुमा बादल की तरफ जो बड़ी सूरत से आगे बढ़ रहा था देख ही रहा था कि यकायक उसके सर में से बिजली का कौंदा लपका। ये बिजली उसके सर के गिर्द घूम गई और यूं मालूम हुआ जैसे किसी ने उस दियो के सर पर आतिशी ताज रख दिया हो। दूसरे ही लम्हे बिजली गायब हो चुकी थी। आहा, अंडाबाज अम्बी चहका, मेरा नन्ना अपने सर पर बलोगत का हल्का पहन रहा है। और उसने खुद अपने सर पर रखे हुए और मोम में भिगोए हुए चर्मी हल्के पर हाथ रख दिया। अफ्रीकी कबाइल में जब कोई लड़का सने बलोग को पहुंच जाता है तो उसके सर पर हल्का रखने की रस्म अदा की जाती थी। सफ़ेद फाम, अब हम दोनों बर्कपाशियाँ शुरू करने वाले हैं, चुनाचे बेहतर होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ। अलबत्ता अगर तुम हम दोनों से बड़े साहिर हो तो बात दूसरी है। अंडाबाज अम्बी का ये मशवरा मुझे बेहद मुनासिब मालूम हुआ। मेरे सियाह फाम दोस्त, मेरी दुआ है कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, मैंने कहा। उम्मीद है उस वक्त जब मौत सामने खड़ी है तुम्हें अपने गुनाह याद ना आ रहे होंगे। नौजवान, तुम अपने काम से काम रखो और अपने गुनाहों के कुफ्फारे की फिक्र करो, अंडाबाज अम्बी ने कहा और मुस्कुराया। और फिर उसने चुटकी भर नस्वार अपने दोनों नथनों में सूं से खींच ली और ऐन उसी वक्त खुदा जाने किस तरफ से एक बिजली तड़प कर उस आहनी मैदान में गिरी, और वो भी मुझसे सिर्फ 30 कदम दूर। अब वहाँ ठहरना खतरे से खाली ना था। चुनाचे मैं सर पर पाँव रखकर भागा, और जब मैं भाग रहा था तो मैंने अपने पीछे एक बुलंद कहकहे की आवाज़ सुनी। ये अंडाबाज अम्बी ने कहकहा लगाया था। मैं ढलान चढ़कर उस जगह पहुंच गया जहां कराल का सरदार अपने मुशीरों के साथ बैठा हुआ था। मैं भी सरदार के करीब बैठ गया। मैंने कनखियों से सरदार की तरफ देखा तो नजर आया कि वो अपने बेटे की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद और परेशान था। उसे अपने बेटे की साहिराना कुव्वतों पर यकीनन एतबार न था। वह सरगोशी में करीब बैठे हुए अपने मुशीर से कुछ कह रहा था। मैं बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू की तरफ कोई ध्यान न दे रहा था, बल्कि हमा तन उस मैदान की तरफ मुतवज्जा था जहां दो हरीफों में दुनिया की सबसे अजीब और अनोखी जंग लड़ी जाने वाली थी।
लेकिन उन दिनों मेरे कान बड़े तेज थे, चुनाचे मैं उस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुन रहा था। सुनो, सरदार कह रहा था, अगर अंडा बाजम्बी का शहर मेरे बेटे के शहर से ज़बरदस्त हुआ, अगर अंडा बाजम्बी कामयाब रहा तो फिर मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूंगा। इसका मुझे यकीन है कि अगर अंडा बाजम्बी ने मेरे बेटे को जलाकर राख कर दिया तो फिर वह मुझे भी कत्ल कर देगा और मेरी जगह खुद सरदार बन जाएगा। मैं इस शख्स की तरफ से कतई मुतमईन नहीं हूँ। सरदार, मुशीर ने जवाब दिया, साहिर कुत्ते की मौत मरते हैं और कुत्ता तुम जानो मरने के बाद भौंकता नहीं, और मरने के बाद साहिर भी अपना सहर किसी पर नहीं डाल सकता, सरदार ने कहा। और फिर झुककर उसने मुशीर के कान में कुछ कहा और उस भाले की तरफ इशारा किया जो उसके हाथ में था। बहुत अच्छा अन्नदाता, बहुत अच्छा, मुशीर ने सर हिलाया। अगर बिजली अपना काम ना कर सकी तो आज रात ये काम हम पूरा कर देंगे। अंडा बाजम्बी, आसार अच्छे नहीं हैं, मैं दिल ही दिल में बोला। ये लोग तुम्हें कत्ल कर देना चाहते हैं। और फिर मैं मैदान जंग की तरफ मुतवज्जा हो गया। मंजर बड़ा ही हौलनाक था। दोनों तूफान तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। मशरकी और मगरबी उफ़क़ की तरफ से बढ़ते हुए तूफानों के दरमियान नीले शफाफ आसमान की खलीज सी नजर आ रही थी और वक्तन फ़वक्तन बिजलियां उस खलीज को अबूर कर जाती थीं और एक दूसरे के बादलों में से निकलकर दूसरी तरफ के बादलों में जा घुसती थीं। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये थी कि बिजलियों के बाद गरज की आवाज़ सुनाई ना देती। चार तरफ मौत की सी खामोशी तारी थी। टीले के कदमों में मवेशी खामोश और दम बखुद खड़े थे और तमाशाई भी खामोश थे। अंधेरे मुहीब साए नशेब फराज पर उतर आए। दरिया दाएं और बाएं तरफ से अंधेरे बादलों में छुप गया, लेकिन हमारे सामने और हरीफों के अकब में दरिया का पानी सीमी चादर की तरह चमक रहा था और ऊपर नीले आसमान की खलीज तंग होती जा रही थी। अब मगरबी बादलों में आतिशी लकीरें सी इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ रही थीं। ये आतिशी लकीरें बन रही थीं और मिट रही थीं। मगरबी बादल चकाचौंध कर देने वाली बिजलियों से पुर था, लेकिन मशरकी बादल जो द्यो की शक्ल का था अब तक पुरसुकून था। अलबत्ता उसकी खोपड़ी के ऊपरी हिस्से में बार बार सुरख रोशनी नमूदार होकर गायब हो जाती, जैसे द्यो का दिल खोपड़ी में 16 बार खून पहुंचा रहा हो। खामोशी ज़्यादा से ज़्यादा गहरी हो गई। अंधेरे के साए और भी ज़्यादा गहरे हो गए। सुकूत मुकम्मल हो गया और फिर दफअतन हवा के यकबस्ता झकड़ों को बर्दाश्त ना करके फिजा कर्रा उठी। हवा का जोर बढ़ा और दरिया की सीमी चादर में सिलवटें पैदा हो गईं और मैदान में खड़ी हुई घास ने हवा की कुव्वतों के सामने एहतराम से अपना सर झुका दिया और फिर बूंदाबांदी होने लगी। मशरकी और मगरबी तूफान एक दूसरे से टकरा चुके थे। एक जोर का कड़ाका हुआ जैसे आसमान फट गया हो और इस कड़कड़ाहट की आवाज़ से हमारे कानों के पर्दे फट गए और टीला लरस गया। आसमान की रोशनी को यकायक अंधेरे ने निगल लिया और ये अंधेरा ज़मीन पर उतर आया। चारों तरफ तारीकी छा गई, लेकिन ये तारीकी ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। मुसलसल चमकती हुई बिजलियों ने उस अंधेरे में शगाफ डाल दिए। लम्हा भर के लिए पूरा मंजर बिजलियों की चमक से रोशन हो जाता और फिर अंधेरा छा जाता और फिर फौरन ही मीलों दूर तक का मंजर नजर आ जाता। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे करीब बैठे हुए लोगों को भी अंधेरा निगल लेता। अफ्रीका के इस खित्ते में क़यामत बरपा थी। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कौंध रही थीं और हवा के झक्कड़ धूल मिट्टी और तिनकों के अलावा कंकरों को भी उड़ाए फिर रहे थे और उन सबसे अलग बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। बिजली की चमक नज़र को खीरा किए दे रही थी। चुनाचे मैंने अपनी आंखों पर हाथ का छज्जा रखकर उस मैदान की तरफ देखा जहां दोनों साहिर एक दूसरे के खिलाफ अपनी कुव्वतें आजमाने के लिए तैयार खड़े थे और मुतवातिर चमकती हुई बिजलियों में वो मुझे दोनों नजर आ गई। दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और अंडा बाजम्बी ने सरदार के बेटे की तरफ और उसने अंडा बाजम्बी की तरफ अपना बाला उठा रखा था। मैं उन दोनों की एक एक हरकत को बखूबी देख सकता था और बिजलियां उनके चारों तरफ फौलादी पत्थरों पर बराबर गिर रही थीं। बर्फपाशी का ऐसा मंजर मैंने पहले कभी ना देखा था। दफअतन बादल खामोश हो गए और बिजलियां बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी छा गई। अलबत्ता बारिश होने की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। सरदार, दोनों साहिरों में से किसी एक के हक में फैसला हो गया, मैंने अंधेरे में चीख कर कहा। ज़रा सब्र करो सफ़ेद फाम, अभी फैसला नहीं हुआ है। सरदार की आवाज़ सुनाई दी जो खौफ की वजह से कांप रही थी और फटी हुई थी। सरदार के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि यह कयक आसमान जैसे सुलग उठा और मैंने उस रोशनी में देखा कि दोनों साहिर अभी मैदान में खड़े हुए हैं और दोनों के दरमियान सिर्फ 10 कदम का फासला था। बिजली तड़पकर उन दोनों के दरमियान गिरी और मैंने देखा कि दोनों ही साहिर लड़खड़ा गए। अंडा बाजम्बी फौरन ही
और अपने हरीफ से पहले संभल गया। कम से कम जब दूसरी दफ़ा बिजली चमकी तो मैंने देखा कि वो सीना ताने खड़ा था और उसका भाला अपने हरीफ की तरफ उठा हुआ था। सरदार का बेटा भी खड़ा हुआ था, लेकिन वो किसी मदहोश शराबी की तरह लड़खड़ा रहा था, बुरी तरह, और भाला उसके हाथ से छूट गया था। एक बार फिर घोर अंधेरा छा गया और फिर बिजली चमकी, और ये बिजली पिछली तमाम बिजलियों से ज़्यादा खौफनाक थी। अगर मेरी नज़र ने मुझे धोखा नहीं दिया तो ये बिजली मशरिक़ की तरफ से आई, ठीक अंडाबाज अम्बी के सर पर गिरी और दफ़अतन सरदार के बेटे से जैसे लिपट गई। बादलों ने गरज कर एक लर्जा खेज कहकहा सा लगाया और साथ ही आसमानों के तमाम दरीचे खुल गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। और फिर मुझे कुछ नज़र न आया कि क्या हुआ। शदीद तूफान गुजर चुका था, लेकिन कुछ देर तक अंधेरा इतना गाढ़ा रहा कि हम अपनी जगह पर बैठे रहे और हिलने तक की जुर्रत न कर सके। सच तो यह है कि मैं फ़िलहाल अपनी जगह से उठना ना चाहता था, क्योंकि ये महफूज मुकाम था जहाँ बिजलियाँ ना गिरती थीं। हरचंद के मैं इस अजीबोगरीब लड़ाई का नतीजा मालूम करने के लिए बेताब था, लेकिन मैदान जंग के करीब जाना भी गोया मौत के मुंह में जाना था। चुनाचे मैं जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहा। अब भी वक्तन फ़वक्तन बिजली चमक जाती थी और उस रोशनी में मेरी नज़र ने तलाश करने की कोशिश भी की, लेकिन ना तो कहीं अंडाबाज अम्बी नज़र आया और ना उसका हरीफ। चुनाचे मैंने यकीन कर लिया कि दोनों ही मारे गए। आहिस्ता आहिस्ता बादल छटने लगे, तूफान गुजर गया और बारिश भी बादलों के साथ कहीं पीछे चली गई और अब आसमान में सितारे आंखें झपक रहे थे। और देखें चलकर, सरदार ने कहा, बर की जंग ख़त्म हो गई, आओ अब देखें कि फ़तह किसकी हुई। सरदार अपने बालों से पानी छटक कर उठ खड़ा हुआ। मैं भी उठा और मेरे कपड़ों से पानी यूं टपक रहा था जैसे मैं अभी अभी कोई दरिया तैर कर आया हूँ। मैं सरदार के साथ मैदान की तरफ चला और कराल वालों का हजूम हमारे पीछे आया। हम मैदान में पहुँच गए और तारों की रोशनी में मुझे भी नजर आया कि मैदान का पत्थर कहाँ से फट गया है और बिजली कहाँ गिरी थी। मैं मैदान के उस पत्थर का मुआयना कर ही रहा था कि मैंने सरदार को कराहते सुना और कराल वाले दौड़कर उसके गिर्द जमा हो गए। मैंने वहां पहुंचकर देखा, वहां सरदार के बेटे की लाश पड़ी हुई थी। रोंगटे खड़ा कर देने वाला मंजर था ये। उसके सर के बाल जल गए थे, उसके सर पर पीतल का हल्का पिघल कर खोपड़ी से चिपक गया था। भाले की हत्थी जो करीब ही पड़ी हुई थी सही मायनों में रेजा रेजा हो गई थी। और जब मैंने सरदार के बेटे का एक हाथ पकड़कर जरा सा उठाया तो मालूम हुआ कि उसकी एक एक हड्डी टूट गई थी। सरदार और उसके मुशीर दम बखुद, बल्कि यूं कहिए कि हैबत ज़दा से खड़े लाश की तरफ देखते रहे और औरतें मातम करने और सीना कूटने लगीं। करीब से किसी शख्स ने कहा, अंडाबाज अम्बी का शहर अजीम है। इतना सुनते ही सरदार ने घूमकर ये अल्फाज लिखने वाले के सर पर अपने डंडे की एक ज़रब लगा दी। कुत्ते, अंडाबाज अम्बी का शहर अजीम हो या ना हो, बहरहाल उसे मरना है, सरदार ने चीख कर कहा। और अगर तूने ऐसी बुलंद आवाज में उसकी मदाह सराई की तो तू भी जिंदा ना रहेगा। मैं खामोश रहा और अंडाबाज अम्बी की लाश तलाश करने लगा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो भी मारा गया है, लेकिन ना तो कहीं अंडाबाज अम्बी नजर आया और ना ही उसकी लाश। चुनाचे थक हार कर मैं अपने छकड़े की तरफ चला कि भीगे हुए कपड़े उतार कर दूसरा लिबास पहन लूं, क्योंकि अब मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। जब मैं अपने छकड़े के करीब पहुंचा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि छकड़े की उस नशिस्त पर जो छकड़ा हाँकने वालों के लिए मखसूस होती है, कोई अजनबी काफिर इस तरह बैठा हुआ था कि उसने अपने आप को पूरी तरह कंबल में लपेट रखा था। कौन हो तुम? मैंने कहा। नीचे उतर आओ। छकड़े पर बैठे हुए अजनबी ने कंबल खोला और बड़ी एहतियात से और गोया बड़ी नज़ाकत से चुटकी भर नस्वार अपने नथनों में चढ़ा ली। क्यों? सफ़ेद फाम, कैसी अनोखी और उम्दा जंग थी वो, अंडाबाज अम्बी ने अपनी अक्खड़ आवाज़ में कहा, क्योंकि यह शख्स सिवाय अंडाबाज अम्बी के और कोई ना था। सरदार के बेटे ने खूब मुकाबला किया, लेकिन उस गरीब की मेरे सामने बिसात ही क्या थी। बर्कपाशियों के मुतल्लिक वो कुछ जानता ही ना था, बिल्कुल ही कोरा था इस मामले में। देख लो सफ़ेद फाम, बेजा गरूर और जवानी की खुद एतमादी, यूं खुश फहमियों का ये होता है नतीजा। जो कुछ हुआ बुरा हुआ, लेकिन मैंने बिजलियां गिराई थीं बर्कपाशों में। बूढ़े, मैंने कहा, अगर तुमने एहतियात से काम ना लिया तो फिर तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि बुढ़ापे की खुद एतमादी और खुश फहमी का क्या नतीजा होता है, क्योंकि तुम्हारा सरदार तुम्हारी जान का दुश्मन हो गया है और तुम अपनी तमाम तर साहिराना कुव्वतों को बुरुए कार लाने के बाद भी शायद ही उसके भाले से बच सको। ये तुम सच कह रहे हो सफ़ेद फाम, अंडाबाज अम्मी ने कहा और बड़ी तेजी से छकड़े की नशिस्त पर से उतर आया और बोला, इस झगड़े की वजह से सरदार मेरी जान लेना चाहता है।
बहरहाल मैं तुम्हारा मशकूर हूँ सफ़ेद फाम। मैंने उस झूठे साहिर की कुव्वतों का पोल खोल दिया, तो अब वो लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ेद फाम कि तुमने मुझे खबरदार कर दिया। बहुत जल्द हमारी फिर मुलाकात होगी। और वह बंदूक से निकली हुई गोली की तरह एक तरफ चला गया। और उसकी ये उजलत बेजा भी न थी, क्योंकि अंडा बाजम्बी को रुखसत हुए ज़्यादा देर ना हुई थी कि सरदार के आदमी उसे तलाश करते हुए आ गए। दूसरे दिन मैं भी मुस्तकर की तरफ रवाना हुआ, और वहां पहुंचते ही जिस शख्स पर सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी वो अंडा बाजम्बी के अलावा और कोई ना था। मिजाज कैसे हैं मैकोमैजन? उसने अपना सर एक तरफ झुकाकर कहा। मैंने सुना है कि तुम लोग ईसाई हो, चुनाचे मैं भी इस नए मजहब को ज़रा आजमाना चाहता हूँ। मेरा मजहब बुरा ही होगा, तभी तो उन लोगों ने मुझे महज इसलिए कत्ल कर देना चाहा था कि मैंने एक मक्कार और फरेबी विच डॉक्टर का पर्दा चाक कर दिया था। अंडा बाजम्बी से अपनी मुलाकात का जिक्र मैंने इतनी तफसील से जाहिर है कि यूं ही नहीं किया। चुनाचे मैं इस कदर तफसील में जाने के लिए आपसे माजरत ख्वाह नहीं हूँ। जिन हालात में अंडा बाजम्बी से मेरी मुलाकात हुई थी उसे मनवन बयान कर देना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था। अव्वल तो इसलिए कि यह पूरा वाक़या ही, जिसे मैं गुज़िश्ता बाब में बयान कर चुका हूँ, बेहद अजीब और अनोखा है। और दोम इसलिए कि अंडा बाजम्बी इस कहानी में अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर अंडा बाजम्बी एक धोखा था या वो लोगों को उल्लू बना रहा था, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि इस फ़न का वो उस्ताद था। रही उसकी साहिराना कुव्वतें और उसके तकरीबन माफूकल फितरत दावे, तो उनके मुतल्लिक मैं यहाँ कोई राय ज़नी ना करूँगा। हालांकि उसकी उन कुव्वतों के मुतल्लिक खुद मैंने अपनी एक ज़ाती राय कायम कर ली थी। आप भी उस बूढ़े साहिर के मुतल्लिक जैसी चाहें राय कायम कर लें। अलबत्ता इसका तो मुझे भी एतराफ़ है कि अफ्रीकी उसे डरते थे, और उसने अंडा बाजम्बी ने अफ्रीकियों को पूरी तरह अपने असर में ले लिया था। इसके अलावा उसने मेरे वालिद को भी अपना गर्विदा बना लिया। इब्तदा में वालिद साहब ने उसे अपने मुस्तकर में पनाह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि विच डॉक्टरों के मुतल्लिक उनके ख्यालात कुछ अच्छे ना थे। लेकिन अंडा बाजम्बी ने मेरे वालिद को यकीन दिलाया कि वो ईसाइयत और उसकी हकीकत का मुतालिया करना चाहता है, और उसने वालिद साहब को मनाजरे की दावत दी। ये मनाजरा 2 बरस तक जारी रहा, यहाँ तक कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हर बहस के इख्तिताम पर अंडा बाजम्बी अपनी सफ़ेद लट वाला सर हिलाकर कहता, आप मुझे ईसाई बनाकर ही दम लेंगे। लेकिन वो ईसाई ना बना, और मैं तो समझता हूँ कि वो ईसाई मज़हब कबूल करना चाहता भी ना था। वालिद साहब ने अंडा बाजम्बी के सामने जितने भी वाज कहे थे उन्हें तहरीर कर लिया था, और इस मजमूए का नाम खुद उन्होंने ये तजवीज़ किया था, एक मुबल्लिग के खतूत एक अफ्रीकी काफिर के नाम। अफसोस उस मुसव्विदे को तबाह करवाने की नौबत अब तक नहीं आई। चुनाचे यूं मेरे वालिद और अंडा बाजम्बी में मुनाजरा होता रहा, और अगर वालिद साहब जिंदा होते तो आज भी इस बहस का सिलसिला जारी होता, क्योंकि दोनों में एक भी कायल ना हुआ था और ना हो सकता था। बहरहाल इस मुनाजरे के दौरान अंडा बाजम्बी को मुस्तकर में क़याम करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन शर्त यह थी कि वह अपने जादू का मुजाहरा किसी के सामने और किसी हालत में भी ना करेगा, क्योंकि वालिद साहब के नज़दीक जादू शैतान का अतिया था। अंडा बाजम्बी ने वादा कर लिया। इसके बावजूद ये अजीब बात है कि अंडा बाजम्बी की आमद के बाद हमारे मवेशियों में एक भी जानवर गुम ना हुआ, और ना ही किसी को सांप ने डसा, और ना ही हशरातुल अर्ज़ ने हमें परेशान किया। इसके अलावा अफ्रीकी अपने जायचे खिंचवाने और दूसरे मामलात में मशवरे करने गिरदो नवाह से उसके पास आया करते। हमारे मुस्तकर में क़याम किए 1 बरस गुजर चुका था कि उस कराल से जहां अंडा बाजम्बी रहता था और जहां मेरी उससे मुलाकात हुई, एक वफ्द आया और अंडा बाजम्बी से दरख्वास्त की गई कि वो वापस कराल में आ जाए। वफ्द वालों ने बताया कि अंडा बाजम्बी के चले आने के बाद से कराल के हालात मामूल पर न रहे, और वो ये कि उन्होंने कहा अंडा बाजम्बी का दुश्मन सरदार मर चुका था। बूढ़ा अंडा बाजम्बी बड़े सब्र सुकून से उसकी बातें सुनता रहा, और साथ ही साथ अपने पैरों से ज़मीन पर धूल और मिट्टी के एक ढेरी बनाता रहा। जब वफ्द वाले खामोश हुए तो अंडा बाजम्बी ने उस ढेरी की तरफ इशारा किया। देखो, ये है तुम्हारा कबीला, उसने कहा, और फिर अपनी एक टांग उठाकर उसकी एड़ी से धूल की उस ढेरी को रगड़ और बखेर दिया। और ये देखो, 3 चांदों यानी 3 महीनों के बाद ये होगा तुम्हारा कबीला, नामो निशान मिट जाएगा इसका। तुमने मुझे कराल से निकाल बाहर किया, चुनाचे तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन जब तुम्हारा कत्लेआम किया जा रहा हो तो मेरी अल्फाज याद कर लेना। वफ्द नाकाम लौट गया, और इसके पूरे 3 महीनों बाद मैंने सुना कि पांडु सिपाहियों ने उस कराल पर छापा मारा और एक शख्स को भी जिंदा ना छोड़ा। अंडा बाजम्बी की पेशन गोई के मुताबिक उस कबीले का नामो निशान तक मिट गया। ये एलन क्वार्टरमैन सीरीज़ का तीसरा नावल है।
एलन क्वार्टरमैन सीरीज का पहला नॉवल सुनने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट वीडियो को क्लिक कीजिए और दूसरा नॉवल सुनने के लिए स्क्रीन पर राइट वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।